देखिए, तो वी नीड टू डिफाइन फॉर इक्विवेलेंट मास एंड इक्विवेलेंट वेट। सेम ही चीजें होती है, जैसे मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर वेट था, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट करना है। इसका जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है पहले वो समझते हैं। इट इज द मास ऑफ अ सब्सटेंस। सुनील एडमिट कर दीजिएगा अभी तक। हाँ सर, कर दी। मास ऑफ अ सब्सटेंस which can displace or react और देखिएगा form along with मैं यहीं पे पूरा उठा कोशिश करूं अगर सारे वर्ड्स आ जाते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है, डिस्प्लेस कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है या बन सकता है। बेसिकली रिएक्टेंट रिएक्शन में कहीं भी रह सकता है। मास ऑफ अ सब्सटेंस जो डिस्प्लेस कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, फॉर्म हो सकता है along with, देखिएगा क्या लिख रहे हैं, 1.008 ग्राम of hydrogen. If I say hydrogen, so which state we are expecting? Monoatomic or diatomic? Diatomic. So what is the volume of 1.008 gram? Approximately क्या लिख सकते हैं? 1 ग्राम में मोल्स कितने होंगे? 0.5 मोल्स। Yes. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 11.2 लीटर एट STP. और एक चीज पढ़ लिया तो उसको यूटिलाइज करनी है। 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी टॉपिक जो पढ़ लिया वो हमेशा रेडी रखिएगा। STP this, and what is this hydrogen? H2. Done? कोई डाउट यहाँ तक? बोलो। No sir. ना, और ये पुराना डेफिनेशन है, फिर हम लोग रिवाइज करेंगे डेफिनेशन को। और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। एक मिनट बेटा, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है। $35.5 gram of chlorine. Again, chlorine will be in which form? Cl2. Atom. And what is the number of moles in 35.5 gram? 11.2. 0.5. So volume will be what? 11.2. Nothing different. This. Now third is little different. Third is 8 gram of oxygen, and it is 5.6 liters. लीटर्स का भी थोड़ा मैं मोड चेंज कर देता हूँ, L, कैपिटल L चलेगा ना? आप लोग शायद ये लिखते होगे, क्या लिखते हो आप लोग लीटर्स के लिए? Small l. अच्छा ठीक है, तो 5.6 liters of oxygen at STP. ये तीन थे पुराने डेफिनेशन. Now the new one is what? It is the mass of a substance which can displace, react or form along with. अब it is not necessary कि सिर्फ तीन ही कंपाउंड रिएक्ट, तीन ही मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, कोई और भी मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सकते हैं, किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. तो here we have to write equivalent mass. साथ में हमेशा कोशिश करिएगा कि चीजें याद हो जाए, और घर पे एक बार और रिवाइज करेंगे तो पूरी तरह से याद हो जाएगी. तो लर्निंग प्रोसेस, जो मेमोराइज करने वाली प्रोसेस है, वो क्लास के साथ भी होना चाहिए. आई विल टेल यू द फोर्थ डेफिनेशन. मतलब सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज द मास ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कैन react, displace or form along with what? Equivalent weight of other substance. If I give you one problem here,
x ग्राम ऑफ अ मेटल, सिर्फ डेफिनेशन जो लिखा बेटा उसी पे क्वेश्चन दे रहे हैं, तो शुड नॉट deviate from the definition. Displace y gram of hydrogen. Find equivalent mass of metal. ठीक है. Another problem. P ml या P ग्राम कर लेते हैं. P grams of a metal displace Q ml of oxygen at STP. STP मेंशन नहीं करेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे. Find equivalent mass of metal. So tell me the answer of both the question. बिल्कुल जितना लिखा है स्क्रीन पे, you have to follow unitary method and you have to solve the question. That's it. Not more than that. आया आंसर? दिशा आंसर नहीं आया फर्स्ट का? नहीं सर. क्यों ऐसे ऐसे? देखो देखो फिर आप लोग गड़बड़ करते हैं. मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा है? सर x upon y grams. x upon y grams. अप्रोक्सीमेटली x upon y बोल सकते हैं. एग्जैक्टली क्या बोलेंगे? सर exactly 1.008 x upon y grams. हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? बाय डेफिनेशन मैंने आपको सिखाया था नंबर ऑफ मोल्स निकालना, नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले डिसाइड करना यूनिटरी मेथड से. वही काम यहाँ भी करनी है. बच्चे एक डेफिनेशन वो क्या कहता है कि y ग्राम ऑफ हाइड्रोजन is given by x gram of metal, तो 1 gram of hydrogen is given by क्या होगा? x by y. इसमें क्या डिफिकल्टी है? कोई डिफिकल्टी है बताइए.
No, sir. 1 gram of hydrogen is given by x by y gram of metal. तो कितना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए फॉर इक्विवेलेंट मास? 1.008 ग्राम. The mass of any substance which is going to give what? 1.008 gram of hydrogen. That mass is only referred as what? Equivalent mass of that particular substance. 1.008 gram of hydrogen will be given by this. Now, mass of a substance which can give 1.008 gram of hydrogen will be known as what? Equivalent mass. Equivalent mass. Equivalent mass. Equivalent mass of metal is nothing but what? X by y 008. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. आ गया आंसर. सेकंड क्वेश्चन आंसर बताइए. Sir, P upon Q into 8. P upon Q into 8. it is called careless. Carelessness क्यों आना चाहिए बताइए? Did you check the units what I've given you? Did I give you P gram of a metal displays Q gram of oxygen? What I gave you बताओ? Q ml दिया है. Q ml. Why are you missing that? After reading properly, after learning properly a topic, you will miss the marks because of negligence only. Always try to keep in mind, सिर्फ मेहनत से नहीं आने वाला मार्क्स. हमें हर पॉइंट पे ध्यान रखनी है अपने आप को. अभी क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिखा है, ऐसा नहीं कि 31 का सेट आया है ताकि आप पेपर लिखने वाले हो, मार्क्स खराब आएंगे तो कुछ बोलेगा. एक क्वेश्चन दिया है क्लास में, इसको सॉल्व करनी है आपको. हड़बड़ाहट क्यों? जितना कूल रहोगे उतने जल्दी बनेंगे क्वेश्चंस. कूल रहिए. सेम काइंड ऑफ स्टेटमेंट क्या फ्रेम करूं मैं? QML of oxygen is given by P gram of metal. So 1 ml of O2 is given by this. अब क्या लिखूं बताइए? Sir, 560 P upon Q grams. 560. देखिए फिर से लापरवाही. 5600 ml of O2 because that liter converted to ml. Because ml में सॉल्व करनी है ना. So what is the equivalent mass of metal in this case? P by Q into 5600. लॉजिकली यही आना चाहिए आंसर, है ना? डन. हाँ सर. ठीक है. I will write the again definition, that same definition जो ऊपर लिखा है थोड़ा concise form में. Equivalent mass of a substance, and we will prove it by some example, is the mass which reacts, displace or क्या था? Form along with equivalent mass of क्या था? Other substance. हाँ, एक प्रैक्टिस करवानी बच गई थी बेटा. मोल कॉन्सेप्ट में बताता हूँ आपको, करवा दूंगा, भूल गया मैं. मतलब नॉट रिक्वायर्ड, उसके क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं. स्टिल इफ यू डू दैट प्रैक्टिस यू विल फील लिटिल कॉन्फिडेंट. देखिएगा, गौर करना. एग्जांपल देखिए मैं क्या ले रहा हूँ. H2 plus O2 giving
H2O, सबको पता है ये रिएक्शन. Now if I take ये 2 मोल्स लेंगे तो ये कितना लेना पड़ेगा? 1 मोल. और ये 2 मोल्स. 2 मोल्स का मास कितना होगा? 4 ग्राम. 1 मोल का मास 32 ग्राम. 2 मोल्स का मास 18 ग्राम. एनी डाउट? यहाँ तक बताइए, कोई डाउट है? बताइए. हमें प्रूफ करना है. अब देखना. सर 4 ग्राम. हाँ बोलो. सर H2O के 2 मोल से तो 32 ग्राम आएगा ना? 30 30 तो बोलो ना. अच्छा सर, म्यूचुअल स्टडी करते हैं हम लोग, मिलकर ही पढ़ेंगे ना. कुछ गलतियां होगी बता दो, मुझे लगता है तो. हो सकता है मैंने जानबूझ के लिख दिया होगा गलती. आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ठीक है, क्लियर. अब देखना, गौर करना एक बार. हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट द equivalent weight of H2 from this reaction using O2, and we try to find out the equivalent weight of O2 with the help of O2 H2. देखिएगा. Calculation of equivalent mass of hydrogen. Calculation of equivalent mass of oxygen. ठीक है, तो हाइड्रो का निकालना है. 32 ग्राम ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट कर रहा है? 4 ग्राम हाइड्रोजन से. तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट करेगा? 4/32. पर वो कौन सा मास है ऑक्सीजन का जिसके साथ रिएक्ट करने से 8 ग्राम. कंपाउंड का मास क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट मास कहलाएगा. 8 ग्राम है. 8 ग्राम ऑक्सीजन will react with, that is approximately what? Yeah, exactly what? 1 ग्राम. ये 1 ग्राम क्या है? इक्विवेलेंट मास ऑफ H2. वही है ना? The amount of a substance which can react, displace or form along with what? 8 gram of oxygen. कोई डाउट? No, sir. नो No, sir. देखिए मैं उल्टा लिख रहा हूँ यहाँ पे. 4 ग्राम हाइड्रोजन is reacting with what? 32 ग्राम oxygen. 1 gram hydrogen reacting with what? This है ना? Yes. 008 gram hydrogen reacting with what? Approximately क्या आएगा? कोई डाउट? No, sir. Mass of O2 which reacts with 1.008 gram H2 will be known as what? Its equivalent weight? What is this? Equivalent mass of O2. Any doubt? No, sir. पक्का? कोई डाउट नहीं है. इसका मतलब ये 1 अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ H2 है, ये 8 इक्विवेलेंट मास ऑफ O2 है. बेसिकली जो नंबर था यहाँ पे देखिएगा, ये 1 क्या है? इक्विवेलेंट मास ऑफ H2. ये 8 क्या है? Equivalent mass of oxygen. Equivalent mass of O2. So basically what is equivalent mass? It is the mass of a substance which can react with equivalent mass of hydrogen, which can react with equivalent mass of oxygen. तो generalize क्या होगा? बोलो. Equivalent mass of Equivalent mass of other substance. other substance, because these are the equivalent weight only. समझ गए सब लोग? Yes, sir.
तो दिस डेफिनेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट. अब मोल मोल एनालिसिस की तरह हम लोग अभी एक और मास मास एनालिसिस भी निकाल लेंगे. देखिए कैसे निकालते हैं, बट यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं करेंगे. थोड़ा गौर करना अच्छे से. Consider a reaction which is not balanced. सर बैलेंस नहीं लिया मैंने. क्या लिया? A plus B giving C plus D. Again I'm writing not balanced. Any doubt यहाँ तक? No, No, sir. sir. हमने A plus B being C plus D not balanced लिख लिया. उसको हमने रिलेट करनी है. मैं थोड़ा डेटा लिख रहा हूँ. WA जैसे वहां पे Na लिया करते थे, यहाँ पे ले रहे हैं मास ऑफ A reactor. और रिएक्टर मतलब क्या हो गया? कंज्यूम्ड, नॉट टेकन, कंज्यूम. तो WB क्या हो जाएगा? Mass of B reacted or consumed. WC Mass of C Mass of C formed. mass of C formed. ये प्लस पॉइंट है कुणाल, दिशा. Yes, ये sir. इसका प्लस पॉइंट क्या है कि आप ज्यादा पढ़ा सकते हैं, ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं. मास ऑफ डी फॉर्म और प्रोड्यूस कर लीजिए. तो यू आर नॉट बॉदरिंग अबाउट कितना लिया आपने. हमें किस पे ध्यान देना है? कितना कंज्यूम हुआ, कितना फॉर्म हुआ है. बस. तो ये हमारा डेटा था, ये हमारे एक्सपेरिमेंटल डेटा थे जो हमारे पास है. जैसे NB NC ND लिखा था वही हमने यहाँ लिख दिया. नेक्स्ट वो लिख रहे हैं EA. ये लिखा मैंने इक्विवेलेंट मास ऑफ A इन अबव रिएक्शन. इसका मतलब रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है इक्विवेलेंट मास. सबसे बड़ी चीज मोलर मास जब मैं लिखता हूँ क्या लिखता हूँ? मोलर मास ऑफ ए. ये लिखता कि नहीं, ये नहीं लिखता कि मोलर मास ऑफ ए इन दैट रिएक्शन. बट इक्विवेलेंट मास EM क्या है? इक्विवेलेंट मास ऑफ ए इन अबव रिएक्शन. तो रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होती है. EB आप समझ जाओगे आगे, तो दिमाग में फिट करिए या नोटबुक में लिखिए. इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन इन व्हिच इट इज पार्टिसिपेटिंग. EC सभी इक्विवेलेंट मास है. किसी का बारे में निकाल भी सकते हैं बाय सम बेसिक रूल्स. बट डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट क्या था? व्हाट इज दिस डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट? This is Yes. your definition Yes. of very very important, super important. General definition of equivalent weight. Equivalent mass. General definition of equivalent mass. So if I follow that definition, can we frame a statement? जैसे मान लो अगर मैं आपको बैलेंस स्टेटमेंट दे दिया गया होता, अगर मैं बैलेंस इक्वेशन दे दिया होता, तो आप क्या पढ़ते? इसको क्या सिखाया था हमने आपको? रीड द इक्वेशन. तो क्या पढ़ते? बोलो. Sir, A moles of A react B moles of B to form C moles of Moles of C and D moles पढ़ा of था. वैसा ही कुछ अगर मैं डेफिनेशन के फॉलो करूं, and we try to write in the form of mass, so what kind of statement you can frame? सोचिए, थोड़ा मुश्किल है. WA mass of A when reacted with WB mass of B. वो तो अननोन क्वांटिटी है.
हो सकता है ना भी हो। हमें रिलेशन निकालनी है, जैसे Na और Nb में रिलेशन निकाला था, Na मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद Nb मोल्स ऑफ B तो नहीं किया था ना, उसमें रिलेशन निकाला। हमने कहा था A मोल्स ऑफ A। यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास वी कैन राइट, देखो क्या लिखते हैं, व्हाट इज EA, इक्विवेलेंट मास ऑफ A। तो EA ग्राम ऑफ A, ये ग्राम्स ऑफ A किससे रिएक्ट करेगा, EB grams of EB grams EB of grams B. of 3 grams of B to give, because डिस्प्लेस हो सकता है, फॉर्म along with हो सकता है, या रिएक्ट भी हो सकता है, to give EC gram of C. इसी ग्राम ऑफ C and 80 grams of 80 B. gram of B. यही जान है स्टेटमेंट। जैसे वहां पे A मोल्स ऑफ A हुआ करता था, यहाँ पे आपका मास का टर्म लिख दिया। उसी तरह 1 ग्राम ऑफ A reacts with EB upon EB by EA. ग्राम ऑफ B to give, EC by EA. बिल्कुल सेम टू सेम है बेटा, देख रहे हो ना, हाँ सर। बिल्कुल सेम टू सेम मेथड है, बस मास आ गया, वहां मोल्स आ गया था। बैलेंस इक्वेशन तो यहाँ बैलेंस नहीं है, बट यहाँ पे एडवांटेज क्या, मुझे इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। फिर ED by EA. Gram of B. ग्राम्स ऑफ, तो 1 ग्राम तो ये रिएक्ट करेगा, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग था, पर WA कितने से रिएक्ट करेगा वो जानना जरूरी है। अगर हमने WA रिएक्ट कराया तो WA ग्राम्स ऑफ A रिएक्ट्स विद, EB by EA into WA. बिल्कुल सेम फॉर्मेट में कराया था, जरा सा भी डिफरेंस हो तो मुझे बताइए। B to give EC upon EA into WA of C and ED upon EA into WA gram of B. Any doubt? No sir. तो अब बताओ ये वाली जो वैल्यू है किसके इक्वल हो जाएगी, WB के। ये जो वैल्यू है किसके इक्वल हो जाएगी, WC. WC UC, एक्सपेरिमेंटली तो वही मुझे मिला है। WD, W अगर हमने 100% ईड लिया तो। एनी डाउट यहाँ तक? No sir. no sir अगर हमने ऐसा लिखा तो अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं अब तो क्या लिख सकता हूँ, WB इक्वल टू EB अपॉन EA into WA. So from this WB upon WA should be equal to EB upon EB upon EA. EA। और क्या लिख सकते हैं, WA upon WB इक्वल टू E upon EB। सब एक ही चीज है, सब एक ही है ना, कुछ अलग है क्या? yes sir, और फाइनल जो इम्पोर्टेंट है, फाइनल WA upon EA. WA upon EA like NA upon A, है ना, Yes sir. रिलेट करो। देखो यही तो खूबसूरती होती है पढ़ाई की, कनेक्शन। एनी डाउट? no sir, No sir. बस अब आप, अगर मैंने एक लिख दिया तो सिमिलरली वाला पार्ट आप कर पाएंगे क्या? हाँ sir. yes sir, yes, sir. यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में, WC upon EC, WD upon ED. ठीक है, एनी डाउट? No sir. no फर्स्ट ऑफ ऑल इस बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है या कोई सेकंड बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है उसका सिग्निफिकेंस पहले समझ लेते हैं। रेशियो ऑफ, या इस तरह से कंपाउंड्स या रिएक्टेंट्स रिएक्ट इन द मास रेशियो व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, इक्विवेलेंट रेशियो, इक्विवेलेंट मास रेशियो। Yes sir.
Any doubt? No, sir. Ratio of mass reacted for different reactants is equal to their ratio of equivalent mass. Equivalent mass. Very simple. Any doubt? No, sir. तो हमने जो तीन इक्वेशन लाए, एक ये लाए, ये लाए, ये लाए, इन तीनों से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि WA अपॉन EA should be equal to WB upon EB, WC upon EC, and WD upon ED. ठीक है? Yes, sir. अब जैसे मोल मोल एनालिसिस हुआ करता तो ये मास मास एनालिसिस हो गई, या उसको एक नया नाम देंगे हम लोग, जैसा आ गया तो याद कर लेते हैं. नाउ देखिए क्या कर रहे हैं. डिफाइन number of equivalents, जैसे मोल्स हुआ करता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का शॉर्ट लिख लेते हैं EQ, और ग्राम इक्विवेलेंट. ठीक है, इक्वल टू मास ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास. EM लिख लेते हैं, कौन सा लिखना है ना. EM तो अपसेट हो गया दिमाग में. EM इन ग्राम. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को क्या डिफाइन किया हमने, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. नंबर ऑफ मोल्स क्या डिफाइंड था, मास अपॉन मोलर मास था ना. हाँ, Yes. sir. यहाँ पे एक नया टर्म आ गया इक्विवेलेंट्स. पहले मोल्स क्या करते थे, पहले हम लोग मोल्स के साथ खेलते थे, तो में किसके साथ खेलना है, Equivalence. इक्विवेलेंट. अच्छा, इक्विवेलेंट्स को हैंडल करने के लिए बैलेंस करना जरूरी है क्या? नहीं. बैलेंस जरूरत नहीं. तो कौन सा अच्छा मेथड हुआ, मोल कॉन्सेप्ट या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट? Equivalent. तो थोड़ा बहुत नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी तो आराम से हैंडल करना सीख जाएंगे. डन. ये समझ में आया अच्छे से? Yes. हाँ, sir. अगर ऐसा है तो जो एक्सप्रेशन हमने ऊपर लिखा है उसको रीराइट अगर करें, बताओ WA अपॉन E क्या है? So number of Number of equivalents of A. equivalent of A. Number of equivalents of गलत. ठीक करो उसको. Reacted. ये पता नहीं मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका, अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगी. ठीक है ना. इक्वल टू क्या होगा, Number of equivalents of B Equivalent to reacted. B reacted. Number of equivalent of C formed. कोशिश कर रहा हूँ इसी में आ जाए. तो आज का क्या, अभी समझ लो कि बहुत दिनों तक यही कॉन्सेप्ट दिमाग में गूंजता रहेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सबके सेम होते हैं. तो कितना छोटा सा ट्रिक है, इक्वल टू क्या लिख दें, Number of equivalent of B formed. D फॉर्म. मोल्स निकाला नहीं हमने इस बार, इक्विवेलेंट्स निकाला, उनको रिलेट किया, लेकिन रिएक्टेड और फॉर्म्ड रिलेट किया. अच्छा, अगर मान लो दो रिएक्टेंट है, दोनों का इक्विवेलेंट सेम नहीं है, तो कैसे डिसाइड करोगे कौन सा लिमिटिंग कौन सा एक्सेस है? बताइए. सर जिसका इक्विवेलेंट कम होगा वो लिमिटिंग रीजन होगा. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर आंसर. क्योंकि जब दो रिएक्ट करेंगे तो उनका इक्विवेलेंट सेम होना चाहिए ना. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. तो रिएक्ट करें उनके इक्विवेलेंट सेम होना चाहिए. जिसका इक्विवेलेंट कम होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा. सिंपल. वो सब इसमें डिवीजन वाला मेथड नहीं लगाना पड़ेगा.
डिवीजन निकालेंगे, चेक करेंगे, वो करेंगे, इसमें काम बढ़ेगा थोड़ा। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, कुछ भी नाम दे दीजिए, नाम का मतलब नहीं है। सिंपल क्या सीखा हमने, एक रिएक्शन में सबके इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? Equal. Equal. सबके इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। इवन ऐसा नहीं है, तो थोड़ा रफ में बताता हूँ, उसको लिखता नहीं हूँ। a प्लस बी क्या मिला? c प्लस डी। हो सकता है d जो बना, d में हमने e डाल दिया, f बन गया, f में g डाल दिया, h बन गया, h में i डाल दिया, j बन गया, j में k डाल दिया, l बन गया। Is it possible to balance all the individual reactions? No, sir. No. But अभी जो हमने सीखा, number of equivalents of A reacted should be equal to what? Number of react Alpha. equivalent of L form. L form. तो क्या मुझे बीच वाले सारे कंपोनेंट्स के मोल्स जानने की जरूरत है, क्या इक्विवेलेंट जानने की जरूरत है? नहीं. No, sir. तो डेफिनेटली ये फास्टर मेथड हुआ, बट इसको सीखने के लिए हमें कुछ और नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। डन यहाँ तक सब कुछ? Yes, sir. Yes. ये समझने की कोशिश करिए। मतलब अगर आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन खेलना किसके साथ? तो सिर्फ लास्ट वाला और फर्स्ट वाले के साथ। क्वेश्चन पढ़ के लगा छोड़ो, आज तो नहीं बनेगा, कल बनेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन करना कुछ था ही नहीं उसमें। डन? Yes. Yes, sir. तो हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का डेफिनेशन दे दिया, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। कुछ फॉर्मूले मैं मेंशन कर देता हूँ आज की क्लास में, उसको याद कर लीजिए। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज नंबर ऑफ moles into n factor, nf। एक और टर्म नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी। तो मेन गेम इसमें किसका है? nf का ही होने वाला है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का दूसरा फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन व्हाट? लीटर्स। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, मिली लगा दिया मतलब 1000 हो गया। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स शॉर्ट फॉर्म में MEQ क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इनटू 1000। 1000. लास्ट रिजल्ट number of milliequivalent is normality into volume in ml. एक और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का क्या लिखा था हमने फॉर्मूला? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्या था? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। देखो बोलोगे सर अभी तो आपने लिख दिया, समझाया तो कुछ है नहीं। नहीं समझाने की जरूरत है, सिर्फ एन फैक्टर निकालना सीख जाएंगे, सिर्फ ये सब सारे रिजल्ट्स को यूज करना सीख जाएंगे, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। Would you please write same kind of result for moles also? ये 4 रिजल्ट लिखे हैं, अगर मैं मोल्स के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा बताओ? बोलो। Number of moles is equal to mass upon molar mass. है ना, मास अपॉन मोलर मास। Molarity into volume. Molarity into volume in liters. Number of moles equal to molar mass upon molar mass।
number of moles equal to molarity Molarity. into volume. हमेशा सिमिलरिटी देखिए, तो जो इक्विवेलेंट्स के सारे फॉर्मूले मोल्स की तरह ही फॉर्मूले हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं. नंबर ऑफ मिलीमोल्स इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ molarity into volume in volume. volume in million. सब पता है पहले से ऑलरेडी, नया तो किया नहीं मैंने किया साथ. बट रिजल्ट मैं क्यों लिखा अगल बगल? क्योंकि जो इक्विवेलेंट्स के फॉर्मूले हैं वैसे ही फॉर्मूले मोल्स से रिलेटेड भी हैं. सिर्फ नया रिजल्ट क्या मिला ऊपर? इक्विवेलेंट्स इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एनएफ. नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलैरिटी इनटू एनएफ. So NF क्या होता है? बताऊंगा. एनएफ एन फैक्टर है. जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं डिफाइन कर देता हूँ अभी. थर्ड फॉर्मूला, ये सब अभी बाय हार्ट करेंगे सब लोग. थर्ड फॉर्मूला इज, जैसे इक्विवेलेंट मास का डेफिनेशन था, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन एनएफ. मतलब अगर मैं एनएफ का डेफिनेशन पूछूं तो एनएफ क्या होगी? मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. तो ये आज की क्लास में ये जो 3 सेट लिखा मैंने फॉर्मूले का, वो आपको बाय हार्ट करना है. तो अगर इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन एनएफ है, तो एनएफ का वैल्यू क्या होगा बताओ? एनएफ क्या होगा? Equivalent mass into molar. Molar mass. एनएफ का Molar mass upon equivalent mass. मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. सारे फॉर्मूले अभी कभी बाय हार्ट करिए, तुम आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, मोल्स के फॉर्मूले सारे आपको पता है. मोल्स के जैसा बिल्कुल इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला बना. बस 3 रिजल्ट हैं जो आज के क्लास में नया हुआ, थोड़ा नया हुआ बोल सकते हैं. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एनएफ. नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या? मोलैरिटी इनटू एनएफ. मुझे अगर मोल्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट्स में एनएफ से डिवाइड करनी पड़ेगी. अगर इक्विवेलेंट चाहिए मोल से तो क्या करनी पड़ेगी? मोल्स इनटू एनएफ करना पड़ेगा. डन? Yes. किसी को डाउट यहाँ तक? No. No sir. आप कुछ ऊपर के रिजल्ट को इस तरह से ला सकते हैं. तो ऊपर वाला पेज इंफॉर्मेटिव हो गया, जानना पड़ेगा. अब जो हम जो जानते हैं वो लिखते हैं. हमने बाय डेफिनेशन पहले मोल्स का फॉर्मूला लिखते हैं. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन Molar mass. Molar. मोलर मास. सॉल्विंग के लिए मास किस में लेते हैं? ग्राम में. तो मोलर मास में किस में लेते हैं? ग्राम में, है ना? और अभी लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को समझाने के लिए हमने एक नया क्या फॉर्मूला डिफाइन किया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या हुआ? Number of moles into Mass impact. upon Mass equivalent. upon equivalent mass. मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. वो भी किस में होना चाहिए? ग्राम. Gram. Round. अगर दोनों को डिवाइड कर दूं मैं, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो क्या आएगा बताओ?
दिस इक्वल टू क्या आएगा? Sir, EM upon molar molar mass mass. upon EM. मोलर मास अपॉन EM. EM. यही होगा, कैंसिल आउट हो जाएगी मास, इक्वल टू क्या आ गया? Molar mass upon EM. EM. अब यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। दो डेफिनेशन दिया हमने, एक डेफिनेशन दिया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का, तो डिफाइन कर रहे हैं मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास एज n फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म NF लिख दीजिए, और वैलेंसी फैक्टर और Z फैक्टर। तो n फैक्टर नथिंग बट रेशियो ऑफ मोलर मास अपॉन EM, बट ऐसे निकालते नहीं है, हर एक तरह की सिस्टम का जो कैलकुलेशन होता है वो अलग अलग आता है। कैन यू रीराइट दिस इक्वेशन अगेन? क्या लिखेंगे बताओ? तो डिफाइन कर चुके हैं हम लोग, इक्वल टू क्या बन गया? NF. NF फ्रॉम दिस, जो ऊपर मैंने लिखा था फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या हो गया? NF। NF. तो पहला फॉर्मूला जो हमने वहाँ ऊपर आपको बिल्कुल याद करिए, कन्वर्जन याद करिए कि मोल से इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट से मोल्स कैसे निकालते हैं, क्या करनी पड़ती है, वो स्टेप्स सारे इंपॉर्टेंट। Z फैक्टर क्या है? सेम ही है, सब नाम एक जैसा ही है बच्चा, सब एक ही है, एक एक टर्म होती है सिंपल, है ना? बताऊंगा। जैसे HCl के केस में, एसिड के केस में जो n फैक्टर होती है वो कितने H+ निकाल सकते हो आप एक मॉलिक्यूल से। मेटल के लिए वैलेंसी हो जाती है, आयंस के लिए चार्ज हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एंड के लिए कुछ और हो जाता है। विल डिफाइन स्लोली वन बाय वन, लेकिन मेरा बस कंसर्न यही है जहां तक पढ़ लिया हमने वैसा ही आप पढ़ा सके, हमसे बेटर पढ़ा सके, एक ही कोशिश है। जैसा जिस पैटर्न में समझा है उसी पैटर्न में सीखना है, उसी पैटर्न में किसी को पढ़ा सके आप। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू NF कर लिया। अब इसी को अगर मैं लिखूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट शुड बी इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो NF किसका होगा? Solute का. सॉल्यूट का ही होगा। दोनों साइड अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर लूं तो यू कैन राइट व्हाट? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इससे हमने डिवाइड कर लिया, ये प्यारा है, कर लिया डिवाइड। ये पूरा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना? व्हाट इज दिस? क्या होती है? मोलैरिटी। मोलैरिटी। अब लेफ्ट वाले तो हमने पढ़ा नहीं था, तो लेफ्ट वाले का नाम क्या देंगे? आज की क्लास में वर्ड यूज हुआ है Normality. नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन can be written as molarity of solution into n factor of solute, into n factor of solute। n नॉर्मेलिटी का सिंबल क्या होता है, क्या होगा? जैसे मोलैरिटी का सिंबल क्या है? कैपिटल M N. का n। कितना डिफरेंस है? तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी, सिंपली आप क्या लिखोगे? अलग से अगर मैं मेंशन करूं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस?
है ना। बस एक और फॉर्मूला छूट गया, अगर मैं ऊपर 1000 से नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं पर क्या बन जाएगा बताइए, जस्ट लाइक मोलैरिटी, नीचे क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। थर्ड फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जैसे मोलैरिटी में लिखा था बिल्कुल Number of moles upon volume of solution in liter. this। और क्या किया था हमने मोलैरिटी के साथ, Molar mass. हाँ तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, TM. मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन जो मोल्स था ना, हेलो, जो मोल्स है और जो जो इक्विवेलेंट्स है उसको हमने मास अपॉन सॉल्यूट लिख दिया, अपॉन क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। या पूरा लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू क्या कर लिया हमने, अपॉन क्या कर 1 लिया, upon EM. इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। बेसिकली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, उसको हमने अलग से लिख दिया। व्हाट इज दिस टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है, जल्दी बोलिए, नहीं बोल पाए, स्ट्रेंथ इनटू 1 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। जैसा जैसा मोलैरिटी में किया था बिल्कुल वैसा ही है, लेफ्ट हैंड साइड मोलैरिटी थी, राइट हैंड साइड क्या था, मोल्स था, मोलर मास था। तो जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा तो हमारे पास सब कुछ वही आ जाएंगे, फिर से चेंजेस क्या होने वाली है सिर्फ, एक और क्या ऐड होगा फॉर्मूला इसमें, जैसे मोलैरिटी में लिखा था, Normality is equal to strength upon EM actually. बस। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, है ना, Yes, sir. नॉर्मलिटी, बहुत अच्छा टाइम बच जाता है इसे तो, देखो 10। ऐसा ही फॉर्मूला मोल्स में मोलैरिटी के लिए क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मिलीमोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या था, मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, था कि नहीं बताओ, हाँ सर। बिल्कुल वही था। तो इतनी बार फॉर्मूले लिख चुके हम लोग आज क्लास में, सारे याद तो हो ही गए, डन, हेलो, डन यहाँ तक। Yes, sir. Yes. Yes, sir. स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन Solute of वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन volume इन of solution. लीटर। ठीक, सारे यहाँ तक क्लियर हैं। Yes, sir. अभी तक हमने कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर स्टार्ट नहीं किया, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास स्टार्ट नहीं किया, हमने सिर्फ समझाया आपको। डन यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. जैसा मैंने कहा कि रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है एन फैक्टर, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन यू विल फाइंड एन फैक्टर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स और एन फैक्टर ऑफ सेम कंपोनेंट विल बी डिफरेंट, अगर वो अलग अलग रिएक्शन में उसको लेते हैं तो। विल शो यू सम एग्जांपल्स ऑन दैट। डाउट्स अभी बताओ, क्या बताओ, कुणाल, ओमकार, ओमकार, ओमकार बोलो, Yes, sir. डाउट्स अभी बताना है।
सर आप बाद में बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं अभी बताना। तुम ट्राई करना ना, ऐसा हो ही नहीं सकता क्वेश्चन ना बने इसमें कोई भी। ओके सर। चलो ओके, थोड़ा बताता हूँ मैं।